बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग इस दुआ के साथ और उम्मीद और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ये गर्मी का जो मौसम है वो अपनी शिद्दत अब इख्तियार कर चुका हुआ है और गर्मियों की छुट्टियाँ भी जो हैं कुछ स्कूल्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्ज़ाम्स तो हो चुके हुए हैं और छुट्टियों का आगाज़ शायद हो गया हो, और अगर नहीं हुआ तो बस अनकरीब होने वाला है। हर स्कूल का एक अपना सेटअप होता है। ऑब्वियसली कुछ बच्चों के पेपर्स जो हैं वो पहले हो रहे होते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स जिस तरह मैट्रिक एफएससी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या ओ लेवल्स ए लेवल्स के, उनका तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर स्केड्यूल होता है। लेकिन जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ना, असल उनका इम्तिहान ये होता है ख़वातीन और हज़रात कि गर्मी के इस मौसम में उन बच्चों ने पढ़ाई भी करनी है, फिर उन बच्चों ने नाश्ता भी नहीं घर के करके जाना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चा आपका ज़िद करे कि उसने ब्रेकफास्ट सुबह नहीं करना, तो आप उस बच्चे को कायल करें कि ब्रेकफास्ट करके ज़रूर वो स्कूल जाए। क्योंकि दिन का आगाज़ अगर आप अच्छे तरीके से, और फिर बच्चों के लिए, इवन हमारे लिए, सब के लिए जो ब्रेकफास्ट होता है ना, नाश्ता, वो बड़ा अहम मील होता है। बेशक आप दोपहर का खाना स्किप कर दें, लेकिन अगर नाश्ता अच्छा करेंगे तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, एनर्जी से भरपूर। और बिलखसूस बच्चे इस मौसम में, इस गर्मी की मौसम में अगर नाश्ता करके नहीं जाएंगे तो फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बच्चा निढाल फील करता है, लथार्जिक फील करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पानी की जो बॉटल्स हैं बच्चों की, जितना हो सके ठंडा पानी उनको दें ताकि वो अच्छे तरीके से पूरा दिन गुजार सकें और डिहाइड्रेशन से वो बच सकें। अच्छा जी, ये सारी बातें तो मैंने आज इसलिए भी कर ली कि अभी हमने सेकंड सेगमेंट करना है जिसमें डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से आपकी मुलाकात होगी। वो टॉपिक भी उनके सेगमेंट में और ये बातें भी हम डिस्कस करेंगे। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी माजिबीन, क्या होने वाला है? आज हम बनाएंगे हनी चिली चिकन विंग्स, ओके, और चिकन चाउमिन, सबकी फेवरेट। और एक हम जो ड्रिंक बनाएंगे वो फालसे से लेमनेड बनाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, विंग्स का ये है, विंग्स और आम, ये दो ऐसे खाने की चीज़ें हैं कि जो आप तन्हाई में खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। सादी अरशद साहिबा मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। ये एग्री ज़रूर करेंगी, इनकी मुस्कुराहट बता रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अग्री कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल 100% एग्री करती है ना? हूँ। ये थोड़ी सी ना अकेले में बैठ के खाने वाली और उतनी ही मज़ेदार, उतनी मज़ेदार, उतनी ही फेवरेट मेरी। हाँ। अच्छा, विंग्स का तो ये ना ख़वातीन और हज़रात कि आप छुरी कांटे से तो खा नहीं बिल्कुल भी नहीं, बेतकल्लुफ़ होके खाने वाले। बेतकल्लुफ़, तो वो बेतकल्लुफ़ी और ख़वातीन के लिए बिलख़ुसूस आप इतना तैयार हुए। आप सोचे मैं तैयार इस तरह हुई हूँ और मैं इस तरह बैठी हुई हूँ, ये डिसेंसी के साथ थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लगता है। और एकदम से विंग मैंने पकड़ा और बस उसके बाद आप मंजर कशी खुद कर लें कि क्या, तो नाइंसाफ़ी सी है। तो तन्हाई में ज़रूर खाएं। और जिन लोगों को आर्ट आता है ये खाने का, सबके सामने तो हैट्स ऑफ जी, ये तो बड़ी। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे इनको विंग्स खाने का आर्ट आता है कि नहीं। लेकिन एक ऐसा आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स में सिंगिंग की बिलखसूस बात करें तो पिछले 18 साल से ये काम कर रहे हैं और ना सिर्फ म्यूज़िक को कंपोज भी कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ यानी सिंगर्स को मैनेज भी करते हैं, लेकिन ख़ुद मौसीकी की दुनिया में कदम रखा है। वी हैव विद अस, और इनसे मुलाकात बहुत अरसे बाद हो रही। मैंने कहा फ़रहान, मैं तो भूल ही गई आपसे मुलाकात हमारी हुई है। फ़रहान मौजूद है हमारे साथ, जिनका क्या कहेंगे, NTF के नाम से ये जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। NTF क्या है? बस लोग कहते थे कि निकम्मा तरीन ही है यार, तो फिर मैंने सोचा कि NTF ही रख लेते हैं, निकम्मा तरीन फरहान। नहीं, वाकई मैंने कहा पता नहीं NTF क्या होगा, फलां फलां फलां। अच्छा, निकम्मा तरीन फरहान, ये वैसे बड़ा अच्छा तरीका है, लोगो इनका बन गया है। नहीं, आप लाइक बच्चे हैं। LTF लाइक तरीन फरहान, हाँ, ये हम आपके लिए रख रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा जी फरहान, मुझे बताएं आपका डेट ऑफ मंथ क्या है? जुलाई, 17 जुलाई, कैंसेरियन। ओके सादिया, हम आज ज़रा ख़वातीन इज़्ज़त, हम हर हफ्ते आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आई कि थोड़ा सा ज़रा सितारों के हवाले से, और बिलखसूस सादिया, हमने जब ये साल का आगाज़ हो रहा था तो आप ही ने मेंशन किया था कि मिड ऑफ दिस ईयर में ट्रांजिशन फेज़ आएगा सितारों में। बहुत ज़्यादा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मई का मंथ। और ये हमने कुछ अर्सा पहले भी इसका जिक्र किया था, क्योंकि मई के महीने में बहुत से प्लैनेट्स की, जैसे पहले सैटर्न हुआ और मई के महीने में ही जुपिटर की भी ट्रांजिट है और राहु केतु की भी। ये वैसे साल 2025 ही बड़ा अहम रहा, क्योंकि ये वो साल आया है जिसमें बहुत से मेजर प्लैनेट, जिसको बड़े प्लैनेट्स कहते हैं, जिसमें सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, राहु केतु भी है, इन सब की ही
ट्रांजिट्स आई हैं, अदरवाइज नहीं आती हैं। हर साल में कभी जुपिटर की आ गई, सैटर्न की तो 2.5 साल बाद आती है, जुपिटर की साल 1.25 साल बाद आती है, और राहु की तो की 16 महीने के बाद आती है। लेकिन इस साल में सबकी आई है, और आप सब ने, हम सब ने ही इस चीज़ को विटनेस भी किया कि बहुत मेजर इवेंट्स भी हुए हैं, ठीक ऐसा ही है। और ये वो साल आया है जिसमें कहते हैं शिफ्ट आता है, यानी कि शिफ्ट, और जो मई के बाद ये अप्रैल से मई में तकरीबन ये आ रहा है। वैसे तो फरवरी से टाइम स्टार्ट हुआ है, और ये शिफ्ट किस तरह से होता है, ये होता अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी के लिए, फॉर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेहतरी किस तरह से आती है कि हम सबको सबसे पहले तो मतलब एक्टिव होता है इंसान अपनी चीज़ों में, माजी से रिलेटेड बहुत से क्लोजर मिलते हैं, चीज़ें क्लोज होती हैं जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, उसमें हर एक को छोटे छोटे झटके ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। और वो सबको कहीं ना कहीं मिले होंगे। वो झटके क्या होते हैं कि यार जो चीज़ नहीं समझ आई तो फिर वो पूरी क्लोज हो जाती है। जो इंसान उस वक्त फील करता है कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, वो जो क्यों होता है ना, उसका जवाब अल्लाह ताला देता ज़रूर है। वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 8 महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद। ये हर एक के फिर जायचे पे डिपेंड करता है, जिसको आपकी पैदाइश के वक्त जायचा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ हम ज़रा बात अभी जनरल कर रहे हैं, जिस तरह मैं हमेशा ही बताती हूँ कि एरीज टू पाइसिस कैसे मामला चलते हैं। तो अगर हम मई से ही लें और मई से साल के एंड तक जाएं, तो अब जिस तरह हम एरीज़ की बात करें तो एरीज़ के लिए ख़ास तौर पे अगर आप लोगों के कोई अदालती मामला चल रहे थे, कोर्ट कचहरी के मामला, उसमें अभी भी आप लोगों ने केयरफुल रहना है, ठीक है। घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जिस तरह कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड तो थोड़े से केयरफुल रहिएगा। कहीं जाके जून तक अभी कुछ इस तरह के पंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे, फिर एकदम से बहुत अच्छा रिलीफ होगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो कारोबारी हजरात वगैरह उनके लिए बहुत अच्छा है, इस वक्त बहुत अच्छी चीज़ें चल रही होंगी और अभी से ही मामलात बहुत अच्छे। अब जो टॉरस आ जाते हैं ना, एग्जैक्ट 23 मई के बाद बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छी चीज़ें। इनफैक्ट आप लोग के लिए नए काम भी आएंगे, जो लोग नए काम करना चाह रहे थे, जॉब्स में कुछ चेंज चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। फिर जो जेमिनाइज हैं, जेमिनाइज के लिए तो सबसे खूबसूरत है, एक जेमिनाइज, वर्गोस, सेजिटेरियस और पाइसिस, ठीक है। इन 4 के लिए बता रही हूँ, चारों के लिए इकट्ठा बता रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जो कि स्टार्ट हुआ है, और अभी जो पिछले 4 महीने इन्हीं चारों के लिए बता रही हूँ, ऐसे थे जिस तरह रोलर कोस्टर में बहुत सी चीज़ें ख़त्म, दोस्तियाँ ख़त्म, कुछ लोगों के लिए तो रिश्ते ख़त्म, स्पेशली जो इज़्दवाजी ज़िंदगी होती है, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, बहुत सी प्रॉब्लम्स रही होंगी, मगर अब न्यू बिगनिंग आ रही है, और वो इस तरह की होगी कि आप लोगों को अपनी लाइफ में एक नया सेटअप मिलेगा और अक्ल बड़ी आई होगी। मैं कभी कभी कहती हूँ कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, धोखा खाने से आती है, और वाकई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा धोखे मिले होंगे, और वो धोखे भी इस तरह के कि अच्छे खासे खीर ही हुई है इन लोगों के साथ, लेकिन खैर दिस इज़ ऑल फॉर गुड। अब चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतरी आई होगी, मामलात अच्छे होंगे, और स्पेशली जेमिनाइज जो लोग बाहर सेटल होना चाहते थे या जो भी उनके मामलात कुछ चल रहे थे काम के हवाले से, तो वो वाला सेटअप भी आएगा। फिर आ जाते हैं कैंसेरियंस इस वक्त अरूज का टाइम है, तरक्की का टाइम है, उतना ही प्रॉब्लम इज़्दवाजी ज़िंदगी में है, और अभी ये जून तक रहेगा। जून के बाद चीज़ें, क्योंकि इनके लिए पिछले 2 महीने से अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में स्पेशली रिलेशनशिप, वो वाले मामलात, ताल्लुकात, वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन नई चीज़ें, कामयाबी उस तरफ बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके कामों के हवाले से अच्छा है, नई चीज़ें, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ रही होंगी। आगे जाके भी अच्छा है, कम जो हाफ ऑफ द ईयर इट इज़ वेरी गुड। जस्ट रैशनल डिसीजन नहीं लेने, उनके इस वक्त बहुत तेज़ी आई हुई है कैंसेरियन में, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, उसमें एकदम से तेज़ी नहीं पकड़नी है। फिर लियोज आ जाते हैं। लियोज आप लोगों के लिए जून और जुलाई का जो महीना होगा ना, फिर मैं जो बात करी, क्योंकि मार्च की मैं अभी थोड़ी सी इसकी पोजीशन की बात करूँगी, थोड़ा सा रिलेशनशिप आप लोगों को प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, बाकी अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ ऑसम। स्पेशली कामों के हवाले से, नई चीज़ें, नए जो जितने भी सिलसिले आएंगे उस हवाले से बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, शादी के ख्वाहिशमंद हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। वर्गोस का मैंने भी थोड़ा सा मेंशन भी किया है, बट स्टिल इतना बता दूं, वर्गोस के लिए अब एक इसको मैं नया दौर इसलिए कहूँगी या नया मामला इसलिए कहूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सिलसिले आएंगे रिलेटेड टू
चाहे आपका कारोबार है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, और हर एज टू एज भी मैटर कर रहा, तो स्टूडेंट्स उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी कोई सिलसिले आगे सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन ये थोड़े से झटके मिले हैं पिछले कुछ अरसे अच्छा, में। बिल्कुल सही। पिछले अरसे में 3-4 महीने में झटके मिले हैं इमोशनली। लेकिन फॉर ये वही बात आ गई कि फॉर गुड एक For good ऑब्वियसली एक thing, ट्रांजिशन है। हाँ। माजुबीन, आपका स्टार क्या है? लियो। लियो। और आपका फरहान? मैं भूल गई। कैंसेरियन। कैंसेरियन, बिल्कुल सही। अच्छा, लियो जो है शेफ तो बहुत अच्छे होंगे, ऐसा ही है कि नहीं? लियो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हाँ, होते हैं। अच्छा जी बताएं जरा मामलात। मैं चाह रही हूँ सादिया को थोड़ी ब्रेक भी दीजिए, बहुत अरसे बाद अब हम जरा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सही जरा। किया आपने। हाँ, अच्छा जी डिशेस के हवाले से कह रही हैं बताएं तो रेसिपी। हाँ, चिकन चाउमीन बहुत इजी है। चिकन को हम सबसे पहले बोनलेस चिकन लेंगे 500 ग्राम्स, उसको हम मैरिनेट करेंगे 1 चम्मच लहसुन के साथ लहसुन की पेस्ट बनाएंगे, नमक, काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, मैरिनेट करके उसको हम 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल में सौते करेंगे। बोनलेस चिकन आपको पता है जल्दी सौते हो जाता है। जैसे वो डन होगा उसमें हम वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल अब आपको जो भी बच्चे पसंद करे, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, और कद्दूकश गाजर, करेंगे? वो इसको हाँ जी कद्दूकश करके हाँ। शामिल कर सकते हैं। इसमें हम चाउमीन में हम डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये हल्की सी सौते होंगी, आपने बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं हाँ, करना। ये बात। उसके बाद जो हम एग नूडल्स इसमें चाउमीन में जो ऑथेंटिक है उसमें तो यही है चिकन, हम वो एग नूडल्स बॉईल करेंगे, उसको हम इसमें मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ ये भी लोग करते हैं, जिस तरह मैं ये करती हूँ कि मैं एंड में चीज़ करके थोड़ा बेक करने के लिए शिमला मिर्च और टमाटर की क्यूब्स जैसे वो गोल काट के ना उनको, तो वो रख दिया, तो ज़रा थोड़ा मैं मैकरोनी इसके लिए ज़्यादा इसको हाँ करती जी, हूँ। ये जो इटालियन डिशेस होती हैं वो ज़्यादातर बेक्ड होती हैं। हाँ। उसमें हम यही होता है पार्मेजान चीज़ है या चेडर चीज़ या मोज़रेला को मिक्स करके थोड़ी देर उसको फिर 2 मिनट के लिए बेक भी करें या 5 मिनट के लिए बेक करें तो वो कुक होके बहुत मज़े की हाँ, लगती वो उसका टेस्ट ज़रा मज़े का आता है। बिल्कुल सही। अच्छा फरहान, थोड़ा सा आपके काम के बारे में भी, ऑब्वियसली सिंगिंग के बारे में, व्हाट्स गोइंग ऑन बताएं। आप आजकल जो है आपको पता है गर्मी है और गर्मियों में सीज़न थोड़ा सा डाउन होता है। जितने भी शोज़ होते हैं या जितने भी ट्रैक्स वगैरह होते हैं, वो कोशिश होती है सब सिंगर्स की कि हम अप्रैल से पहले पहले कर लें अच्छा वीडियो रियली, ये स्पेशली। मुझे नहीं पता था। मैंने तो सूटों के बारे में सुना है कि लॉन के जोड़ों का सीजन होता है, ये गानों का भी होता है? गानों का भी होता है क्योंकि वो शूटिंग का होता है ना कि ट्रैक्स तो कर लेते हैं लोग, हाँ, फिर recording। आउटडोर जो है वो शूट करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर कोशिश होती है सिंगर्स की कि हम अगर आउटडोर करना है शूट तो फिर हम जो है वो अप्रैल से पहले पहले शूट डन कर लें। ठीक है। तो बाकी जो उनका जो जो जिसे आप ऑडियो कहते हैं वो तो सारा साल ही चलता रहता है। इस सीज़न में भी चलेगा, सर्दियों में भी चलेगा। लेकिन वीडियोस का क्योंकि ज़्यादा हमारा जो काम है वो ज़्यादातर होता है, जैसे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, गाना किया, वीडियो की, वो इन रहने के लिए वो करते रहते हैं साथ में। बिल्कुल सही। तो फिर हम भी उनके साथ एक्टिव रहना पड़ता है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लिखना पड़ता है, हाँ। प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर प्रपोजल देना पड़ता है। प्रपोजल में ये बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि 20 ट्रैक्स भेजते हैं, 2 सेलेक्ट होते हैं। और कभी ऐसा होगा कुछ भी ना हो सिलेक्ट? बहुत दफ़ा हुआ ऐसा भी कि 20 ट्रैक्स भेजे हैं तो कोई वो सेलेक्ट भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही। और अब तो ये भी दौर है, मैं सॉरी कतर कलामी की माफ़ी, कि OSTs का दौर है। हाँ जी। कि अब तो प्लेज कम शायद अगर हिट हो रहे हैं तो OSTs ही इतने सुपर हिट हो जाते हैं कि वो प्ले को जो है ना जान नहीं दे देते। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे पूरा आपका जो प्ले है वो डिपेंड ही आपके OST पे करता है। ऐसा ही मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि ड्रामा कहाँ इतनी किस्तें, बंदा बेचैन हो जाता है ना, बंदा को कोई प्ले आपको अच्छा लग रहा है तो OST में ना आपको सारा पता चल जाता है। मैं बैठ के देख रही थी, अच्छा इसका इस तरह वो बजाते खुद एक पूरी फिल्म है। OSTs भी अब ड्रामा सा लगता है, पूरा ड्रामा मिनी, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही। अच्छा जी सादिया बाकी। अच्छा जी, फिर हम अगर लिब्रास की तरफ चलें तो लिब्रास के लिए काफ़ी थोड़ा सा जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा सा ज़रा इमोशनल उनके अगर हवाले से देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रबलसम बिल्कुल रहा है। लेकिन सेकंड हाफ में स्पेशली अगर जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन बल्कि रहेगा। ट्रैवल के हवाले से बहुत, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अभी भी उनको अपनी इमोशनल साइड में थोड़ा सा अगर कोई डिस्टर्बेंस आती, मैं सिर्फ इतना कहूँगी क्योंकि जनरल बता रही हूँ, कोई डिस्टर्बेंस आती, कोई प्रॉब्लम आती तो सोच समझ के वाइजली चलना है, रैशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। वैसे तो ओवरऑल किसी को भी नहीं लेने चाहिए, लेकिन स्पेशली मैं लिब्रास को कहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा उनके ये इनकी इमोशनल साइड थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्बेंस में आ सकती है। उनको थोड़ा सा इस चीज़ में ज़रा वाइज रहना चाहिए। हाँ, काम में या उनकी जो वर्किंग सिनारी होगा काम में, उधर उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बल्कि नई चीज़ें आएंगी। क्रिएटिव साइड जो होगी तो बहुत ज़्यादा को जो लोग क्रिएटिव साइड पे हैं भी उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे।
स्कॉर्पियोस की तरफ अगर आए तो स्कॉर्पियोस के लिए ख़ास तौर पे जिनके कोई इनहेरिटेंस वाले इश्यूज चल रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई इस टाइप की जिनकी चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं अगर मैं यूँ कहूँ ना कि जो लोग साइंटिस्ट टाइप होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो स्कॉर्पियोज इस फील्ड से रिलेटेड है, वंडरफुल टाइम। जो क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, डीप नॉलेज लेने वाले लोग होते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सब तो नहीं होते हैं, लेकिन जो भी इस फील्ड से रिलेटेड होंगे, इट्स अ वंडरफुल टाइम। और ओवरऑल स्कॉर्पियोज के लिए अच्छा टाइम है, ओवरऑल अच्छा टाइम है, मगर कैलकुलेटिव रिस्क लें। स्कॉर्पियोज जितने भी हैं इस टाइम पीरियड में, अगर कोई रिस्की काम है, रिस्क लेने वाला, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें ये खर्चा होता है कि जंप आएगा तो बहुत है, फिर भी मैं कहूँगी बड़ा कैलकुलेटिव, क्योंकि इनके 8वें घर में एक ट्रांजिट है, दे शुड बी केयरफुल। ठीक है। फिर आ जाते हैं जी सेजिटेरियस। शादी के लिए बहुत अच्छा है, फाइनली बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, अच्छे मामला आते हैं। कैप्रिकॉर्न्स को सिर्फ एक बात ख़ास तौर पे कहूँगी, वो कहते हैं ना, सुख दा सा आया बेचारों को, और बहुत अच्छे वाला है। 60-70 से भी बहुत लोग हैं जिनका मून था। बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, बड़ी अच्छे मामला था, और इनके अंदर एनर्जी आई, एक डिफरेंट तरह की एनर्जी आई होगी, आई एम वेरी मच श्योर। इसी तरह से इक्वेरियस है। इक्वेरियस के लिए ख़ास तौर पे घर का चेंज, जगह का चेंज, शिफ्टिंग्स, बहुत सी चीज़ें। ये बेसिकली ना सोच का शिफ्ट होता है, आपका माइंड सेट का शिफ्ट होता है। इनका तो माइंड सेट इस वक्त चेंज हो गया होगा, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत चेंज है। माइंड सेट चेंज हो तो बहुत सी ज़िंदगी के मामला अपने आप चेंज होते हैं। ऐसा ही है, ट्रू। फिर आते हैं जी लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है पाइसेस, जिनके बारे में मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ कि फाइनली ये अपने एक, इसको हम ढाइया बेसिकली बोलते हैं, उधर से बाहर निकलें। और इनके लिए ना बोझ भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, और चाहे वो जिस भी एज ग्रुप में हो, जो भी हो, लेकिन होता है। ये 100% बात है कि होता है, एंड दे विल टेक देयर लाइफ ऑन अ नेक्स्ट लेवल नाउ। वो चाहे जिस भी एज, वो स्टूडेंट है तो उसके लिए आएगा, बड़ी एज में तो उसके लिए आएगा, शादी वाला तो उसके लिए आएगा, कारोबार वाला तो उसके लिए आएगा, नौकरी वाला तो उसके लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे इनको एक लाइन ज़रूर कहूँगी कि अब वो वाला टाइम इनके लिए ज़रूर है, क्योंकि अगले, इसको हम कहते हैं 2.5 साल, ख़ास तौर पे रिस्क नहीं ले सकते, को बहुत बड़ा, बहुत सोच कर समझ के कैलकुलेटिव चीज़ें करें। बिल्कुल, स्पेशली पाइसेस। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए पानी भी प्लीज बहुत पी लें आप, शुक्रिया। क्योंकि हम अब फरहान को कहें पानी पूछने का बहुत पानी पूछे, पानी पी ही ले तो बेहतर है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, सादिया अरशद साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए फरहान हमारे साथ मौजूद है। फरहान, आ जाइएगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, और शेफ़ माजुबीन जो हैं वो प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रहान मौजूद हैं, और फ़रहान की आवाज़ में उम्दा गाना हमने ब्रेक पर जाने से पहले सुना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर्स को अपने अपने खास अंदाज से खराज तहसीन पेश करें। जीते रहें, खुश रहें। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक, यू आर लुकिंग वेरी रॉयल, डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आप हमेशा रॉयल लगती हैं, अब मैं भी कोई थोड़ा सा रॉयल लगने की कोशिश कर लूं। लेकिन इसके साथ ना मेडिकल की बातें जचेंगी नहीं, मसला ये है। तो आज हम कोई और बातें कर लेते हैं। हाँ, आज हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे। हाँ, आपके घर के सामने एक रेस्टोरेंट खुला है, कैसा चल रहा है? आप जा रही हैं उधर के नहीं? बिल्कुल ठीक जा रहा है जनाब, मैंने ही तो सारा हाल रखना है उन्हीं का। हर रेस्टोरेंट पे नजर, रेस्टोरेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि कथासिस के लिए ना आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना अपनों चाहिए। के साथ, यू नो, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, चाहे वो चाय के लिए हो, कॉफ़ी के लिए हो, खाने के लिए हो। सच अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली जो आपने अभी बात की है। और उस जब आप जाते हैं तो फिर आप उस वक्त मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें। हाँ। और उस वक्त फिर वो जो टाइम मिला है ना, जो आपने मोबाइल फ़ोन राशनिंग कर ली घर पे, वो कर ली, अब अपने साथ, अपनों के साथ बैठ के उनके हाल चाल पूछें, कनेक्ट विद ईच अदर। ऐसा ही है, कनेक्शन में ही डी स्ट्रेसिंग है। बल्कि देयर वाज दिस रेस्टोरेंट, आई डोंट नो किस मुल्क के अंदर है, उसमें खास, आई थिंक इट्स इटली और फ्रांस या कहाँ पे, अब ये मुझे नहीं पता, मैं गलत ना बोलूं, यूरोप में कहीं पे, कि वहाँ पे, और वो बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है कि, और वहाँ पे बुकिंग्स भी नहीं मिलती, रिजर्वेशंस हुई होती हैं, कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप आ रहे हैं तो फोन्स आर नॉट अलाउड। हाँ, तो बिल्कुल फोन्स अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, और ये होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप किन के साथ जाते हैं? दोस्तों के साथ, यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। स्पेंड टाइम विद देम, क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात फिर आ गई है। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत जोर जोर से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हम कौन है? किसी आदमी का, किसी शख्स का नाम
नाम नहीं है ये। पढ़ चुका है काफ़ी लोगों का नाम। वैसे पढ़ गया ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये आजकल का रेजिंग टॉपिक है। हर कोई बात करता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी तोंद थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो जब वो ये कहता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, आम फहम में हम इसको यूँ एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे आपने एक रोटी खाई, ठीक है, रोटी खाने के बाद उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी जो लबलबा है पैनक्रियास, उसको कहेगा हेलो भाई इंसुलिन निकाल। इंसुलिन वो चीज़ है जो उसका हाथ पकड़ के उसको सेल्स के अंदर ले जाएगी, यानी कि आपके खुलियों के अंदर। अब जब वो खुलियों के अंदर जाएगा तो वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आप काम शाम आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपको पता है कि एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर एनी एक्टिविटी, एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग। ट्रू। ठीक है। तो अच्छा, अब जब ये होता है, जी बहुत ख़तरनाक बात है, सेल्यूलर लेवल पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये होता है कि आपके जो सेल्स हैं उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसुलिन के लिए और ब्लड शुगर के लिए। और होता यह है कि आपके जो खून है उसके अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या चीनी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और जब वो होती है तो वो आपकी छोटी शरेयानों पे असर करता है, वो आपके हार्ट पे असर करता है, वो आपकी हर बॉडी ऑर्गन पे क्यों असर करता है, क्योंकि खून का दौरानिया तो सारी बॉडी में है। सही। इवन आपके छोटे टोज तक है, ऊपर से लेके नीचे तक है। अब ये जो चीज़ थी ना, ये पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन हमारे कुछ अच्छे लाइफस्टाइल ने ना इन सब चीज़ों को इनवाइट कर लिया। अब इसमें क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में कि जब आपके दरवाजे नहीं खुलते तो आप नकाहत फील करते हैं, आपके अंदर फैट, वो तमाम शुगर जो है वो फैट की सूरत में जमा होनी शुरू हो जाती है। और सबसे पहले वो कहाँ जाती है, हार्ट पे और आपके लिवर पे। और इसीलिए फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इधर फैटी लिवर डिजीज़ हो गई, इधर आगे पीछे काम शुरू हो गया, इधर अब वो जो लिवर है वो चोक कर गया और इंसुलिन फिर बढ़ती जा रही है। सो वो एक जो होता है ना, वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। समझ आ गई। तो ये चीज़ जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसको आप कम करेंगे तो जो ख़वातीन और हजरात कहते हैं कि हमारा वेट लॉस ही नहीं हो रहा, फंस गया है, मैंने डाइट भी की है, अटक गया है, तो उन लोगों की जब इंसुलिन को मॉनिटर किया जाए तो उनकी इंसुलिन हाई आएगी, उनकी ग्लूकोज हाई आएगी। उस चीज़ को कॉम्बैट करना होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही। अब इसमें ग़िज़ा का एक बड़ा अहम किरदार है ऑब्वियसली। अब ग़िज़ा कौन सी, पहले तो हम बात करेंगे किन वजूहात की वजह से होता है। अच्छा, इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड होता है, इसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, फैटी लिवर डिजीज़ होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपके खून की जो लिपिड्स हैं, जो खून के अंदर फैट है, जो कहता है डॉक्टर जाओ जाके कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, वो हाई हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें, इवन यूरिक एसिड भी हाई हो जाता है। यानी कितनी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। आप सोचें थोड़ी देर के लिए। बॉडी का अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो इतना इंट्रिकेट और खूबसूरत है ना, बस उसको खराब नहीं करना होता। ऐसा ही है। उसके जो उसका जो एक चल रहा है साइकिल, उससे तोड़ना नहीं होता। ऐसा ही है। वो हम जब गलत टाइम पे सोएंगे, नींद पूरी नहीं करेंगे, चाय और कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, पानी कम पिएंगे और रात को खाना खाएंगे बैठ के, बेशक थोड़ा थोड़ा ही खाएं, तो वो जाके सीधा तोंद पे आता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक मेन चीज़ ये होती है कि मर्द हजरात में 40 से बढ़ जाए वेस्ट और ख़वातीन में 35 से। 35 तो कहाँ, हमारे यहाँ तो 35 तो वैसे भी नहीं होती है। और वो लोग ये समझते हैं, उस वक्त लोग जाने देते हैं ना। सो यू नीड टू कंट्रोल योर जो है अपने जो आपका तोंद है उसका हिप टू वेस्ट रेशो सही करना होता है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है कि जितनी बच्ची हैं उनकी शादी होती है, शादी के बाद वज़न बढ़ना क्यों, और कितनी ऐसी बच्चियों से आप पूछो कि वज़न क्यों, शादी होगी, शादी का वज़न बढ़ने से क्या ताल्लुक है, मैं ज़रा समझना चाह रही हूँ। मैं आई नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी बात है, दावतें होती हैं, खुशी होती है, लेकिन उसका वज़न बढ़ने से क्या ताल्लुक है। शादी हो गई तो इसका मतलब आपने अपना ख्याल ही नहीं रखना। आपने शादी से पहले सिर्फ इसलिए, माजरत के साथ, मुझे दुख होता है, 30s में बच्चियां होती हैं, 20s में होती हैं, दे लुक लाइक दे आर 50, 40s और 50। उनकी लैब्स भी ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल बाजू लटके हुए, शक्ल लटकी हुई, बालों का नहीं ख्याल रहा। आपने जिंदगी को तो एंजॉय करना है, तोहफा एक जिंदगी। और मजे की बात है, आप आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जो बच्चियां 30s में हैं वो 40s के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं। लॉन्जेविटी हम इंक्रीज करते हैं ना, आजकल गेम ही लॉन्जेविटी की है। सो एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट के लाइफ स्पैन एक इंसान का अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ, वो एक
चीज़ तय है, लेकिन आप उसकी लॉन्जेविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अटेन करें। आप वक्त से पहले बूढ़े ना हो, ना ही अपने टेस्टों में, ना ही अपनी बॉडी में, और ना ही अपने दिमाग में। बिल्कुल। जब आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो इवन योर ब्रेन सेल्स स्लो डाउन, ट्रू, आपकी एक्टिविटी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, सुस्ती हर चीज में, एग्जैक्टली, हर मामले में। सुस्ती और काहली इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अग्री करेंगी डिसीजन मेकिंग में भी सुस्ती आ जाती है? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। आप इतने नाजुक हो, मैं इतनी हैरान होती हूँ कि वो बच्चियाँ या खवातीन वो हर मामले में, पानी भी पीना होगा ना तो ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे ये सोच के, हाँ, सोच के हाँ। यार आप मतलब एंड आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी एक जिंदगी You're a है, role model। ये जिंदगी एक ब्लेसिंग है। और ये बड़ी गलत बात है कि जो लोग कहें कि जी क्योंकि आप या मैं या माजबीन हम टीवी के सामने या कैमरे के सामने आते हैं तो हमने अपना ख्याल रखना है। नहीं, हम अपना ख्याल अपने लिए रखते हैं, अपने लिए। हम अपनी खुशी के लिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़िंदगी एक नेमत है, तो हम क्यों ना अल्लाह और कुदरती चीज़ों से आप अपना ख्याल रखें, फिर आप देखें कि कितनी बरकत आती है। बिल्कुल ठीक बात की। जो इलाज है वो आपके अंदर है, True। और नेचर में जो क्लोजेस्ट है आपके नेचर, उसमें आप किचन में हजार चीज़ें, सिनमन पड़ी हुई है, इलायची पड़ी हुई है, सौंफ पड़ी हुई है, वो उसके कावा इस्तेमाल करें। उसकी मैं आपके कावे की एक रेसिपी भी बताऊंगी फॉर टू क्लियर इंसुलिन रेजिस्टेंस। मगर इसका तोड़ ये है कि आप वजन कम करें, हाँ। आप एक्सरसाइज, वॉक करें, स्विमिंग करें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन अपना वजन अपनी 30 मिनट्स ऑफ वॉक के साथ उतारें। आप अपनी लाइफ में से रिफाइंड कार्ब्स, डिब्बे और पैकेटों वाली चीज़ें ऑफ कर दें। मैदे से भरी हुई चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा मीठा ना खाएं। कैन यू बिलीव के ऑल्दो आई बिलीव के 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं दिन में वो ठीक होती हैं, जिसमें एप्पल हो जाए, लेकिन कई ऐसे माहिरीन हैं कुछ क्लिनिक्स में वेस्ट में जो कहते हैं कि आप वाटरमेलन भी ना खाओ जब आप वेट लूज कर रहे Really? हैं। हाँ, खाली पेट Okay। आप ना खाओ। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि शुगर रिसीव होती है और फैटी लिवर डिजीज में मदद करती है। सो आजकल उसके ऊपर भी तहकीक करें। ऑल्दो आई फील कि आप लोग खाएं, तरबूज हर खा चीज़ सकते खाएं, फल वगैरह खाएं, लेकिन आजकल उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मैं भी पढ़ रही थी आते हुए कि ये भी एक स्ट्रेंज बात हो गई भाई, कि ज्यादा मीठा फल खाली पेट ना खाएं। बिल्कुल। फरहान, आपको तरबूज पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। है? अच्छा, मैंने कहा कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल, भी हाँ। मैंने भी यही समझा। नहीं नहीं, भाई आप इधर ही है ना इसी दुनिया के? मैं बस मेरी खाने से इतनी बनती नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ, और अगर कभी चिकन खाने का इत्तेफाक हो भी जाए तो एक मखसूस हिस्सा है जो मैं खाता हूँ, उसके अलावा मुझे चिकन पसंद भी नहीं है। ठीक है। तो ज़्यादातर वेजिटेरियन हूँ। और तो उसमें फल खाते हैं कि नहीं? फल खाता हूँ। उसमें सेब और केला मेरा फेवरेट है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही। उसके अलावा बस रूटीन में राइस ज़्यादा खाता हूँ, और ट्रैवल ज़्यादा होता है, इसलिए फिर अपने बैग में हर वक्त मेरे पास लेज होती है जो जिसको मैं खा के थोड़ा सा गुजारा इट्स करता अ हूँ। गुड थिंग यू मेंटेन्ड इट। वेजिटेरियन भी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। बिल्कुल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, सम ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर वीगन्स। हाँ, मैं वो कितने अरसे से अब आपके सामने, मैं तो दाल खा रही हूँ, सब्जियां। So there you are। तो लेकिन ऐसे लोग, आप अंडा खाते हैं? हाँ जी, हाँ, अंडा जरूर खाना चाहिए। वी ब्रेकफास्ट टोटली में वो नहीं है। वो ज़रूरी होता है वो। हाँ बिल्कुल, उस तरह से प्रोटीन ज़रूर लें, लेकिन ये चीज़ याद रहे कि जो है हमारी प्रोटीन अपटेक वो ज़्यादा, इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी जो फैट्स हैं उसमें अच्छी फैट्स, ऑलिव ऑयल अच्छा है, जैतून का तेल तो आपको पता है कि कुरान शरीफ में जिक्र आया हुआ है। आप अगर देसी घी इस्तेमाल करना चाहें तो 1 चमची सिर्फ ऊपर से तड़का लगा लें अपनी दाल को। ठीक है। क्योंकि जब हम कोकोनट ऑयल या देसी घी दूध के अंदर घोल के पीते हैं तो हमारी भूख मर जाती है। ये बात याद रखें। जिन लोगों ने अपनी भूख मारनी है ना, वो ये इस चीज़ को पी लें तो उनकी भूख बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। खाने से पहले 2 ग्लास पानी पिएं। और एक हम टिप ऑफ द डे देंगे आज कावे की। उसमें ये है कि कावे को आप बेशक ठंडा करके पी लें, लेकिन आपने सिनेमन को उबालना है, दालचीनी, और उसके साथ वो आपने उबालना है वो जो अजवाइन को थोड़ा सा, एक चुटकी अजवाइन आपने उबालना है, साथ में सौंफ, साथ में इलायची। और उस जब आप सारा कुछ बन जाए, उबल जाए, 2 उबाले आ जाएं, तो उसके ऊपर आपने देसी गुलाब की 2-3 पत्तियां जो है ना वो छिड़क देनी है। उनकी वो इन्फ्यूजन बन जाएगी। वो अपनी उबालनी नहीं है, वो अंदर खुद ही हाँ, हो जो जाएगा। नरम चीज़ है उसकी इन्फ्यूजन बनाते हैं उबलते पानी में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसको थोड़ा थोड़ा गाहे बगाहे उसको भर लें, उसके अंदर फ्लास्क में, हाँ, लेमन छिड़कना है, लेमन छिड़क लें, तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके सिपिंग उसकी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो जो सौंफ का कावा था, इस गर्मी में तो मेरा नहीं ख्याल कि पीना चाहिए उसकी नहीं, तासीर। हमने इलायची डाल दी ना, इलायची ठंडी है। नहीं, मैं जो दूसरा सौंफ का कावा, हाँ नहीं, वो नहीं, जो बिल्कुल निरी सौंफ है वो वाली नहीं, क्योंकि वो बहुत जाहिर है गर्म है, गर्म हो जाएगा। उसकी तासीर इस मौसम में नहीं। बिल्कुल, उसको आप मानें। पुदीना भी ठंडा होता है, पुदीना डाल लें, तुलसी डाल लें, तुलसी के अदरक की पत्ते भी जो ठंडे चाय होते है, that is हैं। good। अदरक की चाय भी अच्छी है, लेकिन हम अभी बात करें विद रेफरेंस टू IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस।
ठीक है, बिल्कुल। इम्पेयर्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी इसको भी बोलते हैं। बिल्कुल सही। नहीं, मैं अदरक की किसी और रेफरेंस से जनरल हाँ, बात वो कर रही हूँ। अदरक का तो बहुत, आप सही कह रही हो, अदरक का तो बहुत रिजुविनेटिंग होता है। लोग तो अक्सर जिनको सोजिश हो जाती है या मुंह थोड़ा सा ब्लोटेड हो या आपके हाथ पैर ब्लोटेड हो, तो अदरक का कावा इज वेरी गुड। बिल्कुल सही। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए तो टिप ऑफ द डे में वो आप कहवा बताया उन्होंने। एक्चुअली आपको सारे कावे याद हो गए ना। हाँ, वो मुझे याद हो गए, तो क्या करूँ मैं, थोड़ी अपनी भी तो शेखियाँ भी तो मारनी होती हैं, बहुत जरूरी सही है। मार लेंदे हो तुसी शेखी। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank साहबा, you बहुत so शुक्रिया। और इसी खुशी में फरहान, आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं वैसे ही आप लोगों की बातें सुन के मुझे अच्छा लग नहीं, रहा है। हमने तो कोई अच्छा चले, मैं अब हम आपकी परफॉर्मेंस देख के खुश हाँ, होना खुश हो चाहते जाएं। हैं। आ जाइए, बहुत सारी हमें भी क्लैप है मौका दें। फरहान। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। आप वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, हमारी टीम के साथ, आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ। किचन के सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान, और फ़रहान की आवाज़ में खूबसूरत गाने प्रोग्राम के आगाज़ से ही हमारे साथ हैं। और ख़वातीन हज़रात, हमारी ये कोशिश रहती है, काविश रहती है, वो तमाम के तमाम अफराद जिन्होंने अपनी इनफरादी सतह पे कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसी की हो कि अपना एक नाम और मकाम बनाया हो। और फिर हम जब मौसीकी की बात करते हैं ख़वातीन हज़रात, और मौसीकी में हम कवाली की बात करें, तो कवाली एक ऐसी सिन्फ है जिसने ना सिर्फ बरे सग़ीर में बल्कि पूरी दुनिया में, आप देखें हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले कैसे कैसे ऐसे कवाल हैं कि शायद लिस्ट में नाम जो हैं ख़त्म ना हो, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हम बात करते हैं, अज़ीज़ मियाँ कवाल की हम बात करें, शेर अली मेर अली की बात करें, ये तमाम, और कितने ऐसे साबरी ब्रादरान की बात करें, कितने कितने ऐसे हमारे कवाल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कवाली को मुतारुफ़ कराया और फिर लोगों के दिलों में एक अपना ख़ास मकाम और ख़ास जगह बनाई। लेकिन कवाली की सिन्फ को समझ कर लिखना और उसको महसूस करके पेश करना, ये बड़े मुख्तलिफ मराहिल हैं। पूनम अलाहाबादी का एक ऐसा नाम, एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, शायरी की दुनिया का एक ऐसा नाम कि कवाली इतनी उन्होंने उम्दगी के साथ कंपोज़ की, और उनकी शायरी की हम बात करें तो उनकी कॉम्पोजिशंस कवाली की सूरत में ऐसी ऐसी उम्दा हैं कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसी ऐसी कॉम्पोजिशंस कि आज भी पूनम अलाहाबादी साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो एहतराम से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। पूनम अलाहाबादी साहब को आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपने ख़ास अंदाज से खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी हाल ही में बरसी जो है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाई गई। उनके एक ऐसे शागिर्द मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से पूनम अलाहाबादी साहब के बारे में बता सकते हैं, और इन्होंने एक तंजीम भी बनाई हुई है उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। और वो तंजीम क्या कुछ करती है, तमाम बातें जानेंगे इनफरादी सतह पे। ये खुद भी एक शायर हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल पयाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए खास वक्त निकाला। जी, सबसे पहले तो मैं आपका भी पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात हज़रत पूनम अलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे। 2004 में उनका शागिर्द हुआ। तो जब उनका शागिर्द हुआ तो पता चला कि उस्ताद मोहतरम ने वो कलाम लिखा जो रहती दुनिया तक रहेगा। तो उनके शागिर्दी के बाद मज़ीद जो निखार पैदा होना चाहिए था शायरी में मेरी में, वो भी ज़्यादा हुआ। बिल्कुल से। मैं सॉरी का कलामी की माफ़ी, हम शुरू से शुरू बात करते हैं क्योंकि फिर उनके बाद पहली मुलाकात आपकी कब हुई? पहली मुलाकात मेरी 2004 में हुई। कैसे हुई, थोड़ा सा? वो मैं इनारकली, मेरे अजीज़ हैं वारिस निहरी वाले, मैं उनके पास आना जाना था। तो मुझे शायरी का शौक़ था बचपन से, तालिब इल्मी की ज़मानी से भी अच्छे शेर लिखता था, पढ़ता था, डायरी पे लिखता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई ऐसा शायर या उस्ताद मिलवाएं जिनसे मैं बाकायदा शागिर्दी इख्तियार करूं और शायरी सीखूं। तो उन्होंने कहा यार यहीं पर नज़दीक है ना, इनारकली में एक फ़्लैट था, कोई कम से कम 120 सीढ़ियाँ थी। अच्छा, गिनी भी नहीं आपने 120 सीढ़ियाँ? जी 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 120 सीढ़ियाँ मैंने गिनी, 120 सीढ़ियाँ थी तकरीबन। वहाँ वारिस भाई के रेफरेंस से मैं वहाँ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर पूनम अलाहाबादी साहब से मुलाकात हो गई। बिल्कुल। पूनम अलाहाबादी साहब के मिजाज के हवाले से हम बात करें तो हर किसी को वो शागिर्द नहीं बनाते थे, ऐसी आपको कैसे बना लिया उन्होंने? बस ये ख़ास करम है जी, कम अज़ कम मुझे भी जाते हुए नहीं बनाया, कम अज़ कम मुझे 1 साल उन्हें अपनी आजमाइश में रखा। अच्छा, क्योंकि उनकी तबीयत जो थी ना उस टाइम, वो दरवेशाना तबीयत थी। ठीक है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बेशुमार कलाम लिखे। जब मैं शागिर्द हुआ तो सिर्फ उन्होंने इश्क इलाही,
इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क औलिया कराम पे कलाम लिखा, सुभान अल्लाह। जिसकी सैर फरिस्त यही है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, इस शान करम का क्या कहना, ओ लाल मेरी पत रखियो, अरे सुभान अल्लाह। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। और इसके अलावा भी दिगर ऐसे कलाम हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे ऐसे कलाम है कि देखें ये शऊर बेदार और अवेयरनेस लोगों को ख़ास तौर पे होनी चाहिए जिनको नहीं है, कि सब कलाम लिखे हुए हैं पूर्णम अलाहाबादी साहब के। अच्छा जी, सर कवाली की बात करते रहे। कवाली एक ऐसी सिंफ है जिसको मुतारुफ़ कराया, और हम यहाँ पे हम देखते हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने जिस उम्दगी के साथ अपने अंदाज से कवाली को पूरी दुनिया में, और फिर मौसीकी की या म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती, वो लोग जो नहीं भी समझते वो भी जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मरहूम वो पेश किया करते थे कवाली, तो लोग झूमना शुरू हो जाया करते थे। सबसे वजह तो ये है कि जी सबसे तो अगर जो शायरी के अंदर असर पैदा हो ना, तो फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसे ही कलाम पढ़ते हैं तो वो फिर सब झूमते हैं। अब असर की बात यह है कि मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि आपने जब भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लिखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी क्या कैफियत थी, तो आपने कैसे कलाम लिखा। ये 1972 की बात है। उन्होंने बताया कि मेरी वालदा हज करने के लिए गईं और उन्होंने सरकार के रोज़े पे जाकर मुझे फ़ोन किया कि पूर्णम मैं तुम्हारे लिए यहाँ से क्या तोहफ़ा लाऊं। तो आपकी आंखों में आंसू थे, आपकी आंखों में आंसू थे। आपने अपनी वालदा माजिदा से कहा कि पूर्णम के लिए सिर्फ ये दुआ करना सरकार के दर पे कि आपका पूर्णम जो कलाम लिखे उसके अंदर असर पैदा हो। अरे सुभान अल्लाह, तो वहाँ उन्होंने दुआ की और यहाँ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लिखी। सुभान अल्लाह, माँ ने दुआ की और यहाँ पे वो कलाम। और आप ऐसा कलाम है कि कोई गुलकार, कोई सनाखा, कोई नातखा नहीं है जिन्होंने ये कलाम ना पढ़ा हो। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे ये कह लेने दीजिए कि ये रहती दुनिया तक जो रहेगा। है, ये हर कोई अपने अपने अंदाज से बड़ी अकीदत और एहतराम और मान के साथ इसको पेश करेगा। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं उनका आखिरी शागिर्द हूँ। और आप यकीन करें कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल था, तो कम से कम शागिर्दी के 1 माह के बाद मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई तखल्लुस दें आप। तो उसने सोचने के बाद कहा कि आपका नाम प्याम साथ रख दूँ, इकबाल प्याम। अब इसमें भी एक रास्ता, क्योंकि दरवेशाना और फ़कीराना जो शख्स होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं ना, जो वाकई जो अल्लाह के वली होते हैं, जो ऐसा कलाम लिखते हैं, तो उन्होंने कहा प्याम रख देते हैं आपका नाम। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो 1 हफ्ते के बाद समझे, वो कह लगा आपको समझ आया कि आपका नाम इकबाल प्याम क्यों रखा मैंने कहा नहीं हजूर। को लगा यार मेरा नाम पुरनम है, पुरनम, और आपका नाम प्याम है। हाँ। मेरा नाम पे से शुरू हो रहा है, मीम पे ख़त्म हो रहा है। आपका नाम प्याम है, पे से शुरू हो रहा है, मीम पे ख़त्म हो रहा है। फिर फ़कीर की जो बात होती है ना जी, वो जाने के बाद पता चलता बिल्कुल है सही। कि उन्होंने इसलिए मेरा नाम प्याम रखा था कि मैं अगर यहाँ से पर्दा कर जाऊँगा तो इकबाल प्याम मेरे प्याम को जारी रखेगा। वाह 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 वाह। ये 16वीं बरसी मैं मना रहा हूँ। हर साल उनके ये एहतमाम करता हूँ मैं। कता कलामी की माफ़ी, आपने किताब भी पब्लिश की है उनके कलाम की, कितने कलाम है लगभग, अगर आप मैं पूछूं पूर्णम अलाहाबादी साहब के? सबसे पहले मैंने उनकी किताब की इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद मैंने दूसरी किताब पेश की भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। अच्छा, पूरी किताब उसकी? जी। अच्छा। फिर तीसरी किताब उनकी की मैंने बेवफा से भी प्यार होता है, गज़लों की। फिर उसके बाद चौथी किताब मैंने की कुलियात पूर्णम अलाहाबादी। तकरीबन कम से कम 800 से 1000 कलाम है उनके। 800 से 1000 कलाम। कोई ऐसा कलाम आपको लगता है कि अभी तक उस अंदाज से महफूज नहीं हो सका, या आपको लगता है कि आपने अभी तक तकरीबन मैंने तो पूरी कोशिश की है। हाँ। जितना भी ऑडियो वीडियो में था और जो अर्जी पर्चियों में था, क्योंकि उन्हें खुद अपनी ये नुमाइश की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा दरवेशाना। नुसरत के बाद तो बिल्कुल गोशे नशी हो गए थे। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। वो मुझे उन्होंने बताया कि मैंने जब तुम्हें दिल लगी लिखने से पहले नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने ख्वाहिश की, क्योंकि भर दो झोली का तो पूरी दुनिया में डंका बजा है। ऐसा ही है। उसके बाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की खुद ख्वाहिश थी कि उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी मेरे मुस्तकिल शायरों, और मेरी ख्वाहिश हो कि उनसे मैं कलाम लिखूं। ठीक है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी को अपना बड़ा भाई बनाया और तमाम शागिर्दों से कहा ये मेरे बड़े भाई हैं, और आज के बाद मेरी ख्वाहिश है कि पूर्णम अलाहाबादी साहब मुझे कलाम लिख के दें। तो उन्होंने सबसे पहले तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, और आप देखें कि ऐसा कलाम है। और ये सबसे बड़ी बात है जी, मेरे लिए एजाज़ ये है कि उन्होंने मेरी शागिर्दी के बाद उन्होंने अपने मुर्शद खाने पर मुझे बैत करवाया। बिल्कुल सही। और वहाँ बैत करवा के यानी मैं शागिर्द भी हो गया और मुर्शद खाना भी एक हो गया। ओके। यानी रूहानी और तसव्वुफ का सिलसिला एक कर दिया। एक कर दिया, बिल्कुल सही। उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी साहब की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है, या उन्होंने कभी ये कहा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ तो उनका एक गहरा ताल्लुक था, लेकिन और कौन से ऐसे कवाल थे जो वो समझते हैं उनके कलाम के साथ इंसाफ करते थे? इंसाफ तो ये है कि जी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब, वो तो बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक वाक़या उन्होंने बताया मुझे
कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद 1978 के अंदर लंदन के अंदर ये कलाम पढ़ा गया, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। ठीक है, तो आप यकीन करें वहाँ के लोगों ने इतने उन्हें इनामात दिए। मैं तो बात ये कहूँगा कि उन्हें किसी चीज़ की तमन्ना नहीं थी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि खुद वो आबाद अजदाद के भी बड़े अमीर लोग थे, कराची से उनका बालातर थे वो इन तमाम दुनियावी तरजीहात से। ऐसी है। मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि वो इतने कीमती आदमी थे कि उन्होंने लोगों को नवाजा कलामों से। उन्हें ये तमा नहीं थी भी कोई पैसे दे के जाए, कोई खिदमत दे के जाए। सही, तो मेरे तो अल्फाज ये होंगे उनके लिए कि कीमती होकर मुफ्त हो जाना ये दरवेशी है। वाह वाह वाह, वाह, कीमती होकर मुफ्त हो जाना ये दरवेशी है। तो ये हमने उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी के अंदर पाई। वाह, क्या कहने। अब आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी साहब को खराज तहसीन भी पेश करें। मैं चाहूँगी चंद अशार। चंद अशार तो पहले मैं अपने उस्ताद पूर्णम अलाहाबादी के पेश करूँगा, और उनकी आखिरी नात थी जो 2 दिन पर्दा करने से पहले मुझे उन्होंने सुनाई भी और लिखी भी सही, कि यूँ नाम ज़माने में कर जाएँ तो अच्छा हो, यूँ नाम ज़माने में कर जाए तो अच्छा हो, हम इश्क मोहम्मद में मर जाए तो अच्छा हो। सुभान अल्लाह। और बिन मांगे मिले पूर्णम यूं दस्ते सखावत से दामन को मेरे आका भर जाए तो अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी। और मेरी अपनी भी 3 किताबें आ गई हैं, तो जिसे पहली किताब तो उसका मिलना तो ख्वाब जैसा है, फिर वही शाम और बाहर से पहले। तो मैं चंद अशार पेश करूँगा। उसका मिलना तो ख्वाब जैसा है, जिसका चेहरा गुलाब जैसा है, बात करता हूँ इसलिए उनकी, बात करना सवाब जैसा है। मेरा जीना तेरी जुदाई में, मेरा जीना तेरी जुदाई में एक मुसलसल अजाब जैसा है, ए प्याम उनकी चाहतों का प्याम चाहतों की किताब जैसा है। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। वो असर नजर आ रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह से। अच्छा, जो आपने तंजीम भी बनाई है, वो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। मैंने जी, मेरी ख्वाहिश थी कि उस्ताद ने अपनी ज़िंदगी में, मैंने उनसे कहा था कि जी अल्लाह आपको 100 साल की ज़िंदगी दे, तो मैं आपके नाम से एक बज़म बनाना चाहता हूँ, बज़म पूर्णम इंटरनेशनल पाकिस्तान के नाम से। तो वो मैंने बनाई है। तो उसके अंदर यानी मंथली मुशायरा भी होता है, और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि उनके नाम से मैं पूर्णम लंगर खाना बनाऊँ। ठीक, फिर मैंने पूर्णम लंगर खाना बनाया। अच्छा। हर जुमेरात को हम वहाँ लंगर तकसीम करते हैं, माशाल्लाह। जहाँ एक डेरा सा बनाया हुआ पूर्णम लंगर खाने का। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि पूर्णम लाइब्रेरी बनाएं, उस पर भी काम हो रहा है। ख्वाहिशात देखें पूरी हो रही हैं माशाल्लाह से। जब नीयत साफ हो तो खुद ही अल्लाह ताला नीयत रास्ते साफ बनाता होनी चाहिए जी। मैं तो खुद कहता हूँ कि जुस्तजू अगर कामिल है, जुस्तजू अगर कामिल है तो मंजिल का मिलना शर्त है। वाह वाह, जुस्तजू से बढ़कर पूर्णम रहनमा कोई नहीं। वाह, बहुत खूब। तो इसी नेक नियति से लेके चल रहे हैं, और मेरी ज़िंदगी का मिशन भी यही है कि मैं जो औलिया अल्लाह का जो एक सिलसिला होता है, और पूर्णम अलाहाबादी का जो ज़िंदगी का ख्वाब भी था, वो अल्लाह के हुक्म से पूरा हो रहा है। बिल्कुल सही, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको इस नेक काम और काविश में आगे लेकर बढ़ाए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। फ़रहान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आ जाइएगा फ़रहान की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए बहुत सारी क्लैप में। जी, ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, और शेफ़ माजिबीन की प्रेजेंटेशन पे अगर हम एक नज़र दौड़ा लें, क्या उम्दा प्रेजेंटेशन है। ड्रिंक इज़ अमेजिंग, देखने में भी लग रही है। मैंने अभी चाय पी है तो इसलिए मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर प्रेजेंटेशन हम प्लीज़ एक दफ़ा ज़रा फाइनल भी दिखा दें। माजिबीन, मामलात पूरे हो गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हमारी रेडी हैं, सब डिशेस मैंने डिस्प्ले पे लगा दी। ये जो ड्रिंक बताइए बनाइए, फालसे का शरबत सिंपल, हाँ। फालसा ब्लेंडर में डालेंगे, अच्छी तरह वॉश करके उसमें थोड़ा सा लेमन जूस है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट है, और अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो इसमें शक्कर का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, बर्फ़ डालें, थोड़ा पानी डालें, ब्लेंड करें और इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। एक्सेलेंट, वेरी गुड। और फालसे का ना शरबत सुन के नाम ही जो है ना, उसकी तासीर ठंडी है, तो एकदम से मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं, क्योंकि चाय मैंने पी है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी उम्दा बात है कि मल्टीटास्किंग इंसान को करनी चाहिए, और प्रोफेशनली तो आप इक्विप हों ही हों, लेकिन साथ ही साथ आप अपने पैशन को भी एक प्रोफेशन बना लें, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, आपको मालूम है सोशल मीडिया का दौर है, और ये हम और मैं ज़ाती तौर पे बहुत खराज तहसीन उन तमाम अफराद को जो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं,
यूट्यूब पे पॉजिटिव कंटेंट और पॉजिटिव कंटेंट में बामानी बातें कि जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, मैं हमेशा उन लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। अदरवाइज़ कंटेंट के नाम पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं अनफॉर्चुनेटली कि बंदा हैरान हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। ये मेरी जो मेहमान शख्सियत है, ही इज़ अ ट्रैवल वीलॉगर, लेकिन मोटो वीलॉगर अगर कहें तो गलत नहीं होगा, टर्मिनोलॉजी अगर गलत हो जाए तो इसी वक्त ये सही मेरी इस्लाह करेंगे। मोटर बाइक पे ट्रैवलिंग करके वीलॉग्स बनाना इनका एक ऐसा शौक था जो कोविड के दौर में जिसका आगाज़ हुआ, और करते 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 बाय प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस्ताद का तो दर्जा वैसे ही बहुत बड़ा होता है, बड़ी एक कंट्रीब्यूशन उस्ताद की होती है बच्चों की शख्सियत को निखारने में। लेकिन ये जो वीलॉगिंग का जो सिलसिला है और फिर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हुए क्या क्या कुछ नया सीखा, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शकील वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला का शुक्र करोड़ों बार। थैंक यू सो मच। आपकी ज़रा कुछ अचीवमेंट्स पे और जो जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं छोटी सी झलक डालते हुए जी जी। आइए। जी ख़वातीनो ज़ात, इतनी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देख के खुद जो है मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि आप तो जब व्लॉगिंग करते होंगे तो कितनी एक सुकून और इत्मीनान महसूस होता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सफ़र की सारी थकन जो होती है ना रास्ते की, जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनल पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ें देख के तो वो अंदर से बंदे को खुद आवाज़ आती है कि भाई आपके सफ़र की जो थकन है वो भी पूरी हो गई है, और आपके सफ़र में आपने जो तकलीफ़ें उठाई होती हैं उनका भी आपको सिला मिल जाता है। बिल्कुल सही। शकील साहब, ना ऑब्वियसली आप एक टीचर भी हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन ये शौक पैदा हुआ कोविड के दौर में। अब बाइक पे, मोटर बाइक पे, एक तो सबसे पहले ये ज़रा समझते हुए कि ये हैवी बाइक है, नॉर्मल बाइक है, कौन से टाइप की बाइक है, क्योंकि आपने ट्रैवल करना है, जी जी। विद इन लाहौर नहीं जाना, डेविस रोड से फोर्ट्रेस तक नहीं जाना, ऐसे ही आपने पूरा ट्रैवल करना है। सबसे लंबा सफ़र इस बाइक के ऊपर कितना कर चुके हैं एक तसलसल में? एक तसलसल में वो मैंने 23 घंटे चलाया था। 23 घंटे? यहाँ से कहाँ तक गए? ये मैं यहाँ से अपने सिटी जलालपुर जट्टा से डायरेक्ट ताओ बट, जो कि आज़ाद कश्मीर वादी नीलम का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ताओ बट भी मैंने स्टे नहीं था किया। ताओ बट से मैं वापस केल, और केल से वापस मैं शारदा में आके मैं रुका था, और ये 23 घंटे। लेकिन उसके बाद मैं कोई तकरीबन 16-17 घंटे सोया भी था। फिर तो वो तो बनता है। अच्छा, मैं ज़रूर इनका शुक्रिया ऑनर भी अदा करते हुए ख़ास तौर पे प्रोग्राम के लिए गुजरात से तशरीफ़ गुजरात से लाए। आया हूं। गुजरात तो हमारे वैसे भी दिल के बहुत करीब है, बहुत खूबसूरत शहर है, मेहमान नवाज हैं लोग और बहुत दिल के प्यारे हैं। मेरा हमेशा इत्तेफाक जब जब हुआ है गुजरात जाने का तो बड़े दिल से खुशी हुई है। तो जितने भी गुजरात के देखने वाले लोग हैं आपको सलाम। अच्छा जी, तो बाइक पे तो हो गया, अब ये शौक कैसे पैदा हुआ और व्लॉगिंग करने का आप थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से व्लॉगिंग करते हैं? टूर्स तो मैं तकरीबन समझ लें कोई 20 साल से कर रहा हूँ, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में भी करता रहा हूँ। तो फिर कोविड के दौरान चूँकि मैं टीचर हूँ तो हमें छुट्टियाँ हो गई, काफ़ी हमें गैप मिल गया, और उसके बाद जब थोड़ी रिलैक्सेशन हुई तो उसके बाद मैंने निकलना शुरू किया। तो मेरी सिस्टर हैं जर्मनी में होती हैं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम टूर्स तो कर रही हो तो व्लॉगिंग भी साथ शुरू करो। तो ये समझ लें कोई 2021 में जो है ना मुझे ये व्लॉग करने का शौक़ हुआ। तो फिर मैंने सेल्फ लर्निंग की, जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है वो मैंने देख के सीखा है। ओके, वेरी गुड। जैसे मैं यहाँ पे अगर नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी, इब्रार भाई हैं हमारे, इंटरनेशनली वो ट्रैवल करते हैं बाइक पे, उनके व्लॉग देख के मैंने सीखा कि वो कैसे करते हैं तो मैंने ऐसे करना है। ओके, बिल्कुल। इसके अलावा इस सारे प्रोसेस में मेरे दोस्तों का बड़ा मेरे साथ रहा। एक मेरे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी फेलो उज़ैर हैं, बिल्कुल सही, वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं हर हवाले से। बिल्कुल सही। आपका हाल ही में क्लिप जो है बड़ा लोगों को पजीराई, लोग आपको अप्रिशिएट करें, रोहतास फोर्ट जो जेहलम के पास है। मैं खुद जेहलम से हूँ, तो जो रोहतास फोर्ट तो हमने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमेशा जो है एक रिचुअल होता है कि जाना ही जाना है। उसके 12 दरवाजे जो हैं एक व्लॉग में, और व्लॉग भी जो है एक खास दौरानिए का होता है, तो भागम भाग आपने वो 12 दरवाजे कवर किए, थोड़ा सा बताएं ना भाई। उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जब आपने
आप कुछ पार्ट्स करते हैं ना एक जगह को एक्सप्लोर करने के, जैसे अगर मैं करता कि रोहतास फोर्ट को 3-4 पार्ट्स में दिखाता तो लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ही व्लॉग में सारी चीज़ को कवर की, सारी प्लेस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें कम से कम मेरे पूरा दिन लगा था, सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम तक, और उसमें मेरे जो क्लिप्स रिकॉर्ड हुए थे वो तकरीबन 2.5 घंटे के थे। और फिर उसमें से मैंने उसको शॉर्ट करके प्रिसाइज करके तो ऑलमोस्ट 50-55 मिनट्स का व्लॉग जो है बनाया था। और उसकी खास बात ये थी कि 12 दरवाजे जो हमारे रोहतास फोर्ट के हैं, ये पाकिस्तान का तकरीबन बड़े जो फोर्ट्स हैं उनमें से एक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, बहुत और huge है। इसकी जो दीवारें हैं, इसके जो बुर्ज हैं, उनकी तो बात ही छोड़ देना। और ये अगर आप- वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जी है। बिल्कुल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो मैंने 12 दरवाजे, हर दरवाजे को दिखाया भी, उसको एक्सप्लेन भी किया और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था वो भी बताया। अच्छा, आप पे कोई हमला भी किसी ने किया था, किसी जी जी जानवर ने किया था, किसने किया था? क्योंकि जी जी मैं चूंकि आपको बता रही हूँ मैं झेलम की हूँ, तो हम बचपन से जा रहे हैं, तो हमें हमेशा हमारे दादा ने, अल्लाह बख्शे, कहते थे शाम से पहले पहले आ जाओ। तो आपने तो शाम तक गए तो उधर पुरस्रारियत बहुत होती जी, है। उसमें चूंकि किला बहुत बड़ा है ना, तो उसको लुक आफ्टर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जितने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए उसको लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे झाड़ियाँ और इस जंगल तरह है का, आसपास, तो वहाँ पे जंगली जानवर जिसमें आपको भेड़िया, आपको गीदड़ और सुअर वगैरह मिलते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं शीशी गेट को कवर करके वापस आ रहा था, वहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। तो मैं जब वापस आ रहा था, अकेला होता हूँ, तो मैंने देखा कि इधर झाड़ियों में कम से कम 3 सुअर जो है वो खड़े हैं। तो वो उन्होंने थोड़ा सा मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मैंने दौड़ लगा दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे पीछे नहीं भागे, अगर भागते तो मुझे वो नुकसान पहुंचा बिल्कुल सही, सकते थे। ऑब्वियसली। अच्छा, नाउ हम जब बात करते हैं, जब आप इस तरह बामानी कंटेंट बनाते हैं, खुद क्या क्या कुछ सीखने को मिला, और फैसिनेट कितना इंसान खुद होता है कि आपने सोचा होता है कि चले रोहतास फोर्ट के बारे में सुना है या रोहतास किला के बारे में, लेकिन जब खुद आप बैठ के उसको वीडियो बना रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को समझ रहे हैं, तो एकदम से इंसान खुद दंग रह जाता है। उसमें यह है कि हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते हैं और बंदा इंजॉय करता है। मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री जो है ना, मैं चूँकि वैसे तो ओवरऑल हर किस्म की टूरिज़्म पे, नॉर्थ वाली साइड पे जाता हूँ, मैं पंजाब को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पिछले 6 महीनों से मैं पंजाब पे काम कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि टूरिज़्म सिर्फ नॉर्थ में है, हमारे पंजाब के अंदर भी टूरिज़्म है। तो जब मैं ये चीज़ें हिस्ट्री को स्टडी कर रहा होता ना, और साथ साथ उन जगहों को विज़िट करता हूँ, तो वो जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी होती है, फिर वो एक्चुअली प्रैक्टिकली जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक। गुजरांवाला में भी तो इतनी साइट्स हैं और उस पर भी आप काम कर रहे हैं। इतनी लोगों को मुझे लगता है अवेयरनेस है नहीं कि गुजरांवाला के अंदर इतना कुछ है दिखाने को, थोड़ा सा बताते हैं। इस हवाले से मैं अपना रिसेंट एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि गुजरांवाला के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ट्रू, जिसमें आत्माराम की समाधि है, जो पंजाब के एक हुक्मरान गुजरे हैं रणजीत सिंह, उनके वालिद की समाधि है बहुत बड़ी, उनकी बारादरी है, रणजीत सिंह की हवेली है, इसके अलावा दर्जियाँ वाली कोठी, चिट्टी कोठी, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और रिसेंट मैं उसी पे काम कर रहा था, तो मैंने जब एक बंदे ने ना मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता किया गुजरांवाला का, और वो भी सेम यही कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं था कि ये वाली चीज प्लेसेस जो हैं वो कहाँ पे हैं। गुजरांवाला में मौजूद हैं कि नहीं। जी जी ऐसा ही है। तो मैं लोकल टूरिज्म पे भी काम कर रहा हूँ। दैट इज वेरी गुड। ओके, ना नॉर्दर्न एरियाज की हम बात करते जी, हैं। जी। सबसे फैसिनेटिंग जगह जो एक्सप्लोर करने को नॉर्दर्न एरियाज की मिली, और नॉर्दर्न एरियाज में सिर्फ मरी या नथिया गली नहीं है, हमारे यहाँ तो नारायण के गांव और नारायण मरी का- से आगे नहीं हम मरी जाते। से आगे नहीं जाते। कुछ लोग तो मेरे जैसे मरी से आगे जाते ही नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज तो और भी है। मैं बताता चलूँ कि पिछले साल मेरा एक प्लान था कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑफिशियली 10 हैं, तो उनको एक ही टूर में मैंने कवर अप करना था। तो 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने किए थे, मैं मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ। उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, 2 दिन मैंने वेट किया, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो उसमें मैंने बहुत सारी नई चीज़ें देखी। जैसे मैं पाकिस्तान में सबसे मुश्किल ट्रैक समझा जाता है ऑफ रोड ट्रैक फेरी मेडोज का, तो वहाँ पे मैं अकेला बाइक लेके गया सोलो। उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया, मतलब वो दुनिया का खतरनाक तरीन रोड समझा जाता है। इसके अलावा बाशु वैली है स्कर्दू में, उसको मैंने एक्सप्लोर किया, बड़ी मज़े की। और सबसे खूबसूरत जगह जो गिलगित बल्तिस्तान की है उनमें से एक है आपकी मिनी मर्ग, कारगिल के बिल्कुल करीब। वहाँ पे मिनी मर्ग है और रेनबो लेक है, वो बहुत खूबसूरत है। और वहाँ की जो वाइब्स है ना, वहाँ का जो लैंडस्केप है, फ्रेश एयर और ग्रीनरी और लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं,
और वाटर चैनल्स हैं, वो बहुत मज़े की और जगह है। बंदे का दिल नहीं करता वापस आने को। आप स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारे ऐसी ऐसी खूबसूरत नज़ारे हैं कि इंसान दंग रह जाए। मैं अक्सर एक चीज़ सोचता हूँ कि हम जब भी अपने मुल्क की ब्यूटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम उसको स्विट्ज़रलैंड के साथ हाँ, कंपेयर exactly, कर देते हाँ, हैं। अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ये बात हम भाई क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। हमारी अगर हम एक इको टूरिज्म पे तवज्जो दें, हम अच्छी टूरिज्म करें, तो हमारे मुल्क से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह आप जैसे पॉजिटिव लोग जो बामानी कंटेंट बना रहे हैं, इस तरह पूरी दुनिया में, और अब तो खैर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म के हवाले से इतना काम किया जी, जा रहा है, बहुत पूरी दुनिया से infrastructure टूरिस्ट आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा जी, टॉप 3 बकेट लिस्ट में जगहें कौन कौन सी हैं? वादी नीलम में बहुत कुछ है देखने को। उसके बाद दूसरा अस्टोर के अंदर, ठीक है। और तीसरा आप शंदूर पास और फंडर वैली, ये गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं। ये जो एरिया है ये आपका चित्राल डिस्ट्रिक्ट को और गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है गिजर, उनको आपस में मिलाता है। तो वहाँ पे फंडर वैली है, वो बहुत खूबसूरत बिल्कुल है। सही, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं तो ये फैमिलीज जा सकती हैं। जा सकती हैं, जा ओके, सकती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ना बाइक पे आप ट्रैवल करते हैं, अकेले होते हैं? जी बिल्कुल अकेला। तो बिल्कुल अकेले तो बंदा बोर हो जाए, कोई डर लग जाए, कोई खौफ में मुब्तला हो जाए, कोई बाइक ही खराब हो जाए, कभी आई एम श्योर हुआ होगा ऐसे तो। मुझे एक दफ़ा बस ज़िंदगी में आज तक डर लगा है, और वो है वादी नीलम में बबून टाप जाते हुए। बबून टाप का अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक है। इतना डिफ़िकल्ट है कि आलमोस्ट अगर 100 लोग बाइक पे जा रहे हैं ना, तो 95 लोग जो हैं वो स्टार्ट से ही वापस आ जाते हैं, बाइक चढ़ते ही नहीं है। तो उसको मैंने एक दफ़ा पहले किया तो मैं कामयाब नहीं हो सका। जब मैं सेकंड टाइम गया ना, तो सुबह मैंने स्टार्ट किया और असर तक ना जो है वो मैं उसके करीब करीब पहुंच गया। और रास्ते में एक बाइक भी ख़राब हुआ था किसी का, और गाड़ी भी, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। तो मैंने अपना खाने पीने वाला सारा सामान उन्हें दे दिया, क्योंकि वो परेशान थे, पहली दफ़ा गए। तो अब जब मैंने बस एंडिंग पॉइंट था ना, तो बाइक मैंने खड़ा किया तो मुझे खौफ आया एकदम से कि भाई मैं किस जगह पे हूँ, यहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, भूख लगी हुई है, मेरे आसपास कोई बंदा भी नहीं है। तो वहाँ पे एक दफ़ा मुझे खौफ ज़रूर आया था। बाकी ओवरऑल मैं पूरी पूरी रात भी ट्रैवल किया, खौफ नहीं आता। बिल्कुल। बैकपैक होता होगा बाइक में, तो अब कोई डिक्की तो है नहीं कि नहीं, मैंने डिक्की लगाई हुई है छोटी अच्छा, सी। really? लेकिन टेल बॉक्स होता है छोटा सा, सैडल बॉक्स भी होते हैं, एक टेल बॉक्स होता है। ओके। टेल बॉक्स में कुछ सामान होता है और एक मेरा बैकपैक क्या होता क्या है। कुछ होता है इमरजेंसी के लिए होगा? इमरजेंसी के लिए मेरे पास पंक्चर का सामान होता है सारा, और एक मैंने एक्स रखी हुई है, कैंपिंग एक्स। अच्छा, मैं डर गई, मैं कहा किसी को नहीं, हमला करने नहीं, के नहीं, लिए हमला ना, करने के लिए, फरहान क्योंकि हम सामने आ कैंप जाएं भी तो। करते हैं, तो कैंप में हमारे वो काफ़ी इस्तेमाल होती है। कैंप का भी तो सामान जी, रखा जी, होगा, रखा कभी होता ऐसा है। हुआ कैंपिंग की हो? जी, बड़ी दफ़ा रिसेंटली नलतर वैली में 2 दिन मैंने कैंप किया है। फेरी मेडोज़ पे मैंने कैंप किया है, और फेरी मेडोज़ को बताता चलो, मैंने ट्रैक किया था, शाम 6 बजे स्टार्ट किया था, 10 बजे मैं अकेला पहुंचा था फेरी मेडोज़ पे, और मैंने वहाँ पे कैंप लगा के जो है नाइट गुजारी थी। कोई आपको ये नहीं कहता अकेले क्यों कर रहे हो भी, साथ किसी को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है, सबसे ज़्यादा, व्हाई अलोन? क्यों? क्योंकि आपको जब अपना आप बहुत पसंद है। काम जब आप करने निकलते हो ना, तो आप हर दफ़ा कोई दोस्त अपने साथ नहीं लेके जा सकते, और फिर हमने व्लॉग करना होता है, हमें एक शॉट बार बार लेना पड़ता है। आपको मैं हकीकत बताऊं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरा कैमरा उस वक्त बंद होता है, और मुझे कोई सीन पसंद आता है, मुझे ना वापस मुड़ के आना पड़ता है बिल्कुल सही। कैप्चर करने के लिए। और ऐसा भी हुआ है कि 4-4, 5-5 दफ़ा कैप्चर करना पड़ता है। तो वो जो साथ वाला बंदा होता है ना, बेजार हो जाएगा। वो बेजार हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। वो टूर के माइंड से गया होता है, तो वो बेजार हो जाते हैं। इस वजह से मैं ज़्यादातर जो है ना सोलो ट्रैवल करता क्योंकि हूँ। आप तो काम की नियत से जा रहे हैं ना। अगला बिल्कुल सही। एक अच्छे वीलॉग का दौरानिया कितना होना चाहिए? टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, उसमें ये डिपेंड करता है कि आप व्लॉग किस टाइप का कर रहे हैं। वैसे तो अच्छा व्लॉग जो है ना वो अराउंड 25 to 30 मिनट होता है, और अगर आपकी कोई लेट्स सपोज आपने एक ही व्लॉग में कवर करनी है तो वो 40 से 50 मिनट तक भी जाता है। लेकिन 40 to 50 मिनट ज़्यादा नहीं हो जाता? दौरानिया जो अटेंशन स्पैन है लोगों का 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अगर फॉर एग्जांपल एक मैं व्लॉग कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव, आपने उसी जगह पे जाना है, मैं व्लॉग को शॉर्ट करने के लिए बीच में से इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देता हूँ, आपको उससे कोई नॉलेज नहीं होगा। तो अक्सर मैं अपने व्लॉग में कहता हूँ कि अगर आपको मेरा व्लॉग लंबा लगता है तो आप शॉर्ट देख लें, लेकिन जिसने जाना है उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन होगी ना।
तो अगर मैं शॉर्ट बनाऊंगा व्लॉग तो शॉर्ट के लिए आपको तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जिन्होंने जाना है उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो लिहाजा मेरे लंबे व्लॉग में दोनों लोगों को दो फायदा हो जाता और है। वो सिर्फ लंबा व्लॉग नहीं है, बड़ी नेक नियति और ईमानदारी के साथ वो बनाते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने में कितने घंटे लगते होंगे? दिन पूरा दिन, 2-2 3-3 दिन लग अभी जाते रिसेंटली मैंने एक किनाल पे काम किया है, उसका मेरा व्लॉग आ रहा है। आप बिलीव करें 300 क्लिप मेरे रिकॉर्ड हुए थे एक दिन में। एक दिन में 300 क्लिप, और उसका जो डाटा लेंथ वाइज करें तो वो तकरीबन 2.25 घंटे बना था। 2.25 घंटे। अब हमने उसको रिफाइन करना होता है, कट करना होता है, कौन से क्लिप छोड़ने हैं, कौन से रखने हैं। बड़ी जो है ना मेहनत है इसके मेहनत पीछे। तलब। अगर और मैं चूंकि सोलो हूँ, सारे काम मैंने खुद करने हैं, मैंने प्रोडक्शन भी खुद करनी है, होमवर्क भी खुद करना है, रिकॉर्ड भी खुद करना है, एडिट भी खुद करना है, एक्सपोर्ट और अपलोड सब कुछ वन मैन आर्मी। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। मेहनत, और रात को भी जागना पड़ता है कि 1-2 बजे तक, और सुबह उठ के जॉब पे भी जाना। मैं हैरान हूँ, कुछ ऐसा रह गया जो नहीं करते हैं। खाना पका लेते हैं अच्छा कि नहीं? खाना तो नहीं, लेकिन कोई छोटी मोटी चीजें जो है छोटी कर मोटी भाई लेते हैं। आप जाते हैं अभी एडवेंचर के लिए तो चाय खाना बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, दोस्तों को पसंद है। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त, शुरू में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे गाँव के दोस्त जाते थे, तो उसमें वो मेरे दोस्त जो हैं उनके लिए चाय बनाता था। तो ये अभी भी ट्रैवलर को तो वैसे खाना बनाना ना आना चाहिए, आना कहीं भी लकड़ियां जला कर तो कुछ भी ऊपर रख के जी पका जी, लें। कैंपिंग के अंदर ज़रूरत कैंपिंग पड़ती के है। अंदर बहुत ज़रूरी तो वो हम जो हैं वो ऐसा खाना साथ लेके जाते हैं जिसको कुक करना इजी होता है। इजी होता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम को हमेशा सराहना चाहिए। थैंक यू सो, आई होप यू एंजॉय। जी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। अच्छा जी, माजबीन थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान आप इतने रिलैक्स ना होए। ऐनक क्यों पहननी है? क्या है, इतनी धूप तो है भी नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा ऐनक में मैं देख रहा था कैमरे में, अच्छा लग रहा हूँ नहीं पहन ली ना पिछले गाने में, अब क्या करना है ना, पहन के? मैं उतार दूं। अभी हम सोचेंगे कौन सी नौयत का गाना है। पहने आप पहने, आपका अपना स्टाइल है। आप जैसे कहेंगे वैसे होगा। ख़वातीनो ज़ात आपका, आप इधर आ जाएं प्लीज़, क्योंकि आपने जो है ना इधर उधर फिरते रहना है। ख़वातीनो ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो आपसे अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक बार मिली, अल्लाह ताला की तरफ से अनमोल तोहफ़ा है, इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करें। ये बस कर दें ज़रा थोड़ी देर के लिए। ख़वातीनो ज़ात अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज़। ग्रैंड परफॉर्मेंस है, फरहान आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।